हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फाइनली करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बार कमेंट कर दिया है कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करते हैं, जिसमें हम बीबी सर के कंपाइलर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सर के कंपाइलर से, और फिर अगर आपके कोई पॉइंट्स में डाउट रहता है तो जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मैथ का कंटिन्यूएशन सीरीज़ है, जिसमें मैंने प्रीवियसली 2 और वीडियोज़ इस पर डाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के। जो है, पहला वीडियो था क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक, और दूसरे वीडियो में थे क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 11। सो अब 3 क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर के, दैट इज़ 12, 13 एंड 14। तो बेसिकली ये इंडेस जो है मैथ का इंडेस कंपाइल क्वेश्चंस वो है। तो हम सबसे पहले अभी 13, 14 पहले करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी है। 12 भी इजी है, बट कंपैरेटिवली 12 बहुत लेंदी है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे हम लास्ट के लिए रखते हैं। पहले 13, 14 कर लेते हैं। तो और पहला 2 वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कि अगर क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो क्वेश्चन 13 देखते हैं, जेनिथ फॉर्मुलेशन लिमिटेड। तो ये क्या है हमारा जेनिथ लिमिटेड। तो ये वाला इंडेस जो मैथ का है वो वाला है, बहुत बहुत ईजी है। बस आप एक बार समझ जाइए तो ये बहुत क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, मैथ क्वेश्चंस आर द ईजिएस्ट, इट्स जस्ट हम कैसे समझें इसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडेस है एंड इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन फार्माक्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन तमिलनाडु स्टार्टेड अडॉप्शन ऑफ इंडेस कंप्लायंस विद इफेक्ट फ्रॉम 2016 अप्रैल, और फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो है फर्निश किया गया है। जिनके पास नई बुक है तो उस अकॉर्डिंगली डेट चेंज हो सकता है। ये अभी मई 2022 के लिए अगर या नवंबर 2022 के लिए जिन्होंने बुक ली होगी तो उसमें ईयर आगे हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, तो कोई इशू नहीं है, आप रेफर कर सकते हो ये वीडियो। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ फर्निश, क्या क्या पर्टिकुलर्स दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल आइटम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115 JB2। 115 JB2 क्या होता है? 115 JB2 जब इंडेस आ जाता है पिक्चर में, तब 115 JB2 सेक्शन ये ट्रिगर होता है। तो इसमें है कितना है बुक प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद 52.26 लैक्स, एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 2021। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या क्या दे दिया है? बिजनेस लॉस दे दिया है, डिप्रिसिएशन दे दिया है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पहला चीज़ जो दिया हुआ है बुक प्रॉफिट्स 52.26 लैक्स दिया है। उसके बाद क्या दिया है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, ये हमें दे दिया है 17, 18 का और 18, 19 का, मतलब इससे पहले साल का। हम लोग ये बना रहे हैं 31 मार्च 2021। जिनके पास नई बुक होंगी उनके लिए क्वेश्चन दे दिया होगा 31 मार्च 2022, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमें उससे पहले साल का लॉसेस दे रहा है कि लास्ट ईयर में क्या लॉसेस इनकर्ड हुए हैं, जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आए हैं, और क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो हम दिखा रहे हैं। तो ये था 4.60 लैक्स, ये है 1.75 लैक्स। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी वैसे ही है 2.20 लैक्स, तो हमने लिख लिया दोनों को। अब ये बोल रहे हैं कि the business loss of 4.60 and 1.75 lakhs have been deducted while computing book profit for the assessment year 1920 and 2021 respectively। ये छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि ये जो मतलब रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स है अपने उस सालों में ये हमने डिडक्ट किया था, ये रेलेवेंट नहीं है, पॉइंट छोड़ देते हैं। अब क्या देखते हैं? द पर्टिकुलर्स ऑफ, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसे हमें ध्यान देना है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। तो हमें टेबल 2 दे दिया है, जिसमें एक दे दिया है जो कि हमें नोट करना है, OCI दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहला टेबल, टेबल ए में, उसमें नोट कीजिए डिफरेंस क्या है। पहला टेबल बोल रहा है दैट मे बी रिक्लासिफाइड, और दूसरा टेबल क्या बोल रहा है जो कि बी है, OCI दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड। तो सबसे पहले आपको ये जाना है मैथ में कौन सा वाला हम लेते हैं। एक टेबल इसमें से यूज़ होगा, एक टेबल अनयूज रहेगा। कौन सा टेबल हम यूज़ करते हैं हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने मेरी नोट्स वाली वीडियो मैथ का जो मैंने अराउंड 23 मिनट्स का वीडियो होगा, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ बताया है और समझाया है। अगर किसी को भी कॉन्सेप्ट में डाउट है ना, प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, आपका क्लैरिटी पक्का पक्का 101% आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज श्योर हैं तो नहीं देखने का ज़रूरत है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो क्या है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इनकम
यहाँ पर दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसे हम लेंगे। यानी कि बोलता है कि अगर जो प्रॉफिट एंड, ये हम क्या बना रहे हैं, हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट ही तो कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे मैट के लिए बुक प्रॉफिट में। तो ये बोल रहा है जो प्रॉफिट रिक्लासीफाई होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको तो कुछ करने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी OCI से रिक्लासीफाई होकर जाएगा P&L में। हम किस OCI, इस इनकम को हम छेड़छाड़ करेंगे जो कि रिक्लासीफाई नहीं होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा नहीं, इस बोल के उसको हम एडजस्ट करेंगे। जो जाने वाला है, जैसे कि पहला टेबल जिसमें लिखा हुआ है दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग को कुछ करने का ही दरकार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बट यहाँ पर सेकंड टेबल पे दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो नहीं, मतलब वो नहीं जाने वाला है, इस बोल के हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब क्या है इसमें हमें देखना है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए यही मेरा नोट्स था, तो एक बार मैं खोल ली हूँ कि एक बार अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार रिकैप हो जाए फटाफट। ये देखिए, एडिशनल एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द बुक प्रॉफिट अंडर इंड AS, बस ये कुछ नहीं देखना है हमें, बस ये चीज़ मैंने जो बहुत ईजी वे से ये 3 पॉइंट का बना लिया था कि हमें ध्यान रहे, वो है कि जो आइटम्स क्रेडिटेड टू OCI होता है एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट टू बी तो दोनों में आएगा, मतलब नॉट टू बी रिक्लासिफाइड वाले को ही हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इसलिए टेबल A अनयूज्ड रहेगा, उसे कुछ नहीं करना, दैट इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज अस कि कौन सा टेबल आप यूज़ करते हो, कौन सा फिगर्स आप यूज़ करके अपना बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो हमें यहाँ पर सिर्फ याद रखना है जो आइटम क्रेडिट हुआ है वो ऐड हो जाएगा, जो डेबिट हुआ है OCI में वो लेस हो जाएगा। इसमें भी कौन से को हम इग्नोर करेंगे, एक्सेप्ट चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा है रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट। ये मैं फटाफट एक बार बोलती जा रही हूँ, यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसका ये एक्सेप्शन है, आई एम श्योर कि आपको एक बार ध्यान होगा ये सब। तो ये हमारा इग्नोर करने वाला चीज़ है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देता है क्वेश्चन में पॉइंट में, या फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस बताता है कि एसेट से हो रखा है, तो ऐसे हमें कुछ नहीं करना है एडजस्टमेंट, ये पॉइंट को हमें इग्नोर करना है। अगर कोई लॉस हुआ रहेगा जो कि डेबिट हुआ रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो ऐड हो जाएगा, अगर कोई गेन हुआ होगा तो वो लेस हो जाएगा। ये पूरा ऐड साइड है, देखिए मैंने लिख दिया है इजी रहने के लिए, ऐड साइड, इसका ऑपोजिट जो चीज़ है ये लेस साइड में। और थर्ड पॉइंट है ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जन स्टेट, जो है अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसका 1/5 ऑफ क्रेडिट बैलेंस को ऐड कर देंगे, डेबिट बैलेंस जो होगा 1/5 ऑफ डेबिट बैलेंस को लेस कर देंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। आई एम श्योर कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो रेफर कर लीजिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे, तो ये हमारे जो टेबल B है, टेबल B में ये जो OCI का जो दिया है नॉट क्लासिफाइड, वो हमें देखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो इसमें हम सारा चीज़ देखेंगे। हमें दे दिया है 2 चीज़, डेबिट और क्रेडिट में। अब हमको बताना है कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है, क्रेडिट वाला मतलब ऐड हो जाएगा और जो डेबिट में रहता है वो लेस हो जाएगा, अभी भी हमने देखा है। तो सबसे पहला दिया है चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट पे 10 लाख, तो ये वाला क्या होगा, लेस हो जाएगा, डेबिट है तो नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेप्ट, याद करिए पॉइंट, एक्सेप्ट चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को इग्नोर करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर कोई एसेट का है तो इग्नोर करना है, इसीलिए इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें इग्नोर करना है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है डेफर्ड गेन ऑन कैश फ्लो हेजेस 7.25, किसमें दिया हुआ है, क्रेडिट में, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग 4.10, ये लेस हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं, आपको यही याद रखना है जो भी डेबिट में है, वेरी सिंपल, डेबिट मतलब लेस, क्रेडिट मतलब ऐड, और इसमें इग्नोर क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट आपको इग्नोर करना है। कौन सा, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला चेंज इन फेयर वैल्यू, और एक तो आएगा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला, रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर फॉर एसेट्स है तो उससे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ अदर एसोसिएट्स 3.20 एक दिया हुआ है यहाँ पर क्रेडिट साइड में, और एक तो है रीमेजरमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कुछ भी दिया हो, भले ही जो भी कोई भी हेड में दे दिया हो, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्रेडिट में ये आइटम आ रहा है तो हमें ये ऐड कर देना है। तो इस एवरी फिगर under this column will be added and the figures under debit column will be subtracted. So this 7.25, 3.20, 4.45 will be added, and then last one is revaluation surplus for assets 7.50. अब ये आप बताइए क्या करना है, तो ये भी एडेड हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा नहीं। आपको ध्यान देना है कि ये और ये, जैसे कि हमने बार बार बात किया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस और ये वाला चेंज इन फेयर वैल्यू, इसको इग्नोर करना है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ये दोनों को हमें कुछ नहीं करना है, बाकी ये दोनों को ऐड और इसे लेस, ये हो गया। अब दिया हुआ है ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जन स्टेट, फिर NCLT, एक्चुअली बहुत सारा चीज़ें मैं स्टार्ट ही करती हूँ, फिर करते करते वो पॉइंट में बाकी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ मैट लाइबिलिटी, पूरा आप लिखोगे फॉर जेनिथ लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर, ये आपको पूरा लिखना है। एज ऑलवेज
आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू विद द कॉन्सेप्ट्स, और प्रेजेंटेशन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा सर के ये बुक से। तो देखते हैं। तो ये है हमारा, सबसे पहले हमें दे दिया है बुक प्रॉफिट, जो कि हम देखे थे कितना ऊपर 52.26 लाख। तो स्टार्ट तो उसी से करेंगे, सिंपल बुक प्रॉफिट पूरा लिखोगे आफ्टर एडजस्टमेंट ये वो। तो ये कितना दिया हुआ है 52,26,000। अब इसमें हम एड लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया था हमारा, ये हमने देखा था, ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे दिया है। तो इस अब हमें देखना है कि इसके लिए कुछ और नीचे कुछ दिया हुआ है एडजस्टमेंट वगैरह। तो जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो हम एक देख रहे हैं पॉइंट एनसीएलटी का, द एनसीएलटी चेन्नई बेंच 6 पॉइंट जो है, तो एनसीएलटी चेन्नई बेंच हैज एडमिटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ IBC made by financial creditor against the company for initiation of corporate insolvency resolution। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, वैसे तो लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है मैट के केस में, बट हम जानते हैं जब एक कंपनी IBC में जाता है या फिर सिक यूनिट रहता है, तब उस केस में हमारा लोअर नहीं देखते हैं, बल्कि दोनों ही ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी, दोनों का ही अग्रीगेट डिडक्शन होता है। तो हम देख लेंगे, तो इनका टोटल कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस प्रीवियस ईयर्स में कितना था 4.60 प्लस 1.75 हो जा रहा है आपका 6.35 लैक्स, और यहाँ पर हो जा रहा है 4.90 और 2.20 हो जा रहा है 7.10 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस ये दोनों को ही डिडक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में आप कितना हो जा रहा है 6,35,000 कि 7,10,000। आप इसका ब्रेकअप भी दिखा देना, मतलब 4,60,000 प्लस 1,75,000, सेम इसका भी 4,90,000 प्लस 2,20,000। तो ये हमारा हो जाएगा। और इसके नीचे का एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिए, यहीं पर जो लिखा हुआ है आंसर में, सिंस जेनिथ फॉर्मुलेशन लिमिटेड इज द कंपनी अगेंस्ट विच एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय NCLT अंडर सेक्शन 7 ऑफ द IBC कोड, द अग्रीगेट अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ मैट अंडर सेक्शन 115 JB। कुछ नहीं है, ये हमें बस इतना जानना है। अगर लिखा हुआ रहता है कि IBC में कंपनी आ गया है, दैट मीन्स हम दोनों को ही डिडक्ट करेंगे, अग्रीगेट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को भी, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी। अगर IBC में नहीं आता, नॉर्मल केस होता, तो लोअर ऑफ द 2 करते, तो यहाँ पर जैसे 6,35,000 हो जाता। अगर IBC में नहीं होता, यहाँ पर IBC में कंपनी का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, इसलिए हम दोनों चीज़ को डिडक्ट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर ना। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये दोनों हो जा रहा है आपका 13,45,000, तो ये हो जा रहा है 38,81,000, मतलब ये नॉर्मल हिसाब से। अब इसमें NDS का कैलकुलेशंस डाल के हम निकालेंगे क्या होता है। तो अब देखते हैं, हम करेंगे इसमें ऐड, क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले ये हम देखेंगे ऐड, ये सब आइटम होगा जो क्रेडिटेड है OCI को एंड नॉट क्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप वही लिखोगे, ऐड आइटम्स क्रेडिटेड टू OCI that will not be classified, I mean reclassified, not been reclassified to profit and loss। ठीक है, तो उसमें अब सारा लिखिएगा जो भी है उसका पर्टिकुलर्स में। ये मैं फिगर्स खाली लिख दे रही हूँ। 7,25,000 जो कैश फ्लो है जिसका है, फिर 3,20,000, ये देखिए ऊपर ही 7,25,000, 3,20,000, 4,45,000। और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, ये जो 7,50,000 नहीं होगा, यहाँ पर हम नल लिखेंगे इसके बारे में लिखे, क्योंकि इसके लिए भी एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं। पहले मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था कि अगर नहीं होता था तो मैं शायद नोट्स में दे देती थी, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखती थी, क्योंकि टाइम शॉर्टेज होता है जैसे कि एग्ज़ाम में आइडिया लेस में, और यहाँ निल है तो ज़रूरी नहीं है इसका यहाँ पर लिखो करके, बट नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं ये वाला पॉइंट जो कि है हमारा ये 7,50,000, फिर भी आप यहाँ लिखोगे रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एसेट्स, ऐसे करके लिखोगे, और यहाँ पर आप निल दोगे, ये पॉइंट बताने के लिए कि आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर निल होगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप कुछ लिख सकते हो कि यहाँ से हम बुक प्रॉफिट इसमें से इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, एंड इट इज़ टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी मेंशन करोगे, बट वी नीड टू मेंशन दिस पॉइंट। ठीक है, आई होप ये आपके हेल्प होए ये सब चीज़ों से। उसके बाद ये सारे हमारा ऐड वाला चीज़ आ गया,
हम ऐड करके कितना हो रहा है 14,90,000 टोटल इज़ 53,71,000। अब इसमें हम लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, आइटम्स डेबिटेड, उल्टा ये था क्रेडिटेड वाला, ये हम उल्टा लिखेंगे डेबिटेड टू OCI, फिर सेम दैट विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू P&L, पूरा आप लिखोगे। उसमें जो जो रहेगा क्या क्या रहेगा ये देखिए, पहला हम लिखेंगे ये वाला, फिर से वो आप 10 लाख की जगह यहाँ पर निल कर देना, और दूसरा जो 4,10,000 है वो बस लिख देना 4,10,000, बट ये निल वाला भी मेंशन करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 4,10,000 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 49,61,000। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जन स्टेट वाला हम पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, हमें ऑफकोर्स मैट निकालना है, मैट लाइबिलिटी कितना है तो देखते हैं। ट्रांजेक्शन अमाउंट एज ऑन कन्वर्जेंस डेट स्टूड एट 52.20 lakhs including capital reserve of 8 lakh and adjustment of 4.50 lakh relating to translation difference in a foreign operation। ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो मेरा नोट्स मैंने फिर से खोला है, ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंट स्टेट। कन्वर्जेंट स्टेट क्या था, कन्वर्जेंट स्टेट मतलब वो डेट जिसमें हम AS से इंड AS में आए हैं, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट निकाला है उस दिन। तो ट्रांजेक्शन अमाउंट जो दिया होगा उसमें क्या एक्सक्लूडेड है, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड कर देंगे हम उस फिगर से। कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अमाउंट एडजस्टेड टू OCI बट सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू PPE and intangible asset, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ये हम पढ़ लिए। तो अब हमारे क्वेश्चन में कौन सा दो चीज़ दिया हुआ है इंक्लूडेड है, एक दिया हुआ है ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इंक्लूडेड है वो ट्रांजेक्शन अमाउंट में, और एक चीज़ वो बोल रहा है क्या इंक्लूडेड है, कैपिटल रिजर्व। तो हम जानते हैं ये सब चीज़ें तो एक्सक्लूड करनी होती हैं, तो वो ट्रांजेक्शन अमाउंट से ट्रांजेक्शन अमाउंट निकालने के लिए, एडजस्टेड ट्रांजेक्शन अमाउंट निकालने के लिए कैपिटल रिजर्व जो इंक्लूडेड है और ये ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन जो इंक्लूडेड है, हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उससे एक्सक्लूड कर देंगे। सो लेट्स सी द फिगर्स। सो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसलेशन, तो हम क्या लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है दिया हुआ है, ठीक है, 52,50,000, उसमें लिख दिया है इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व ऑफ 8 लाख एंड एडजस्टमेंट ऑफ 4,50,000 रिलेटिंग टू ट्रांसलेशन डिफरेंस इन अ फॉरेन ऑपरेशन। मतलब ये बोल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन अमाउंट में इंक्लूडेड है ये दोनों फिगर, तो हम जानते हैं हमें इसे एक्सक्लूड करना है, तो हम इसमें एक्सक्लूड कर देंगे क्या, लेस कैपिटल रिजर्व 8 lakhs less translation difference in foreign operation, कितना है 4,50,000। तो ये हमारा हो जा रहा है 52,50,000 में से 12,50,000 चला गया, ये हमारा हो जा रहा है 40 लाख। और अब हम जानते हैं हम कितना हर साल कितना लेते हैं, 1/5 एडजस्ट होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, ऐड ये 1/5 ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो ये 1/5 ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये है ट्रांजेक्शन अमाउंट हमारा, इसका 1/5 कितना हो रहा है, 1/5 ऑफ ये वाला 40 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 8 lakhs, तो जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। हाँ वही बात, 1/5 ऑफ 40 लाख, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमने देखा था अभी, क्रेडिट बैलेंस ऐड हो जाता है तो 1/5 ऑफ 40 लाख जो है 8 lakhs ऐड हो जाएगा। आई होप ये समझने में ईजी होगा। कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजेक्शन अमाउंट में कौन कौन सा चीज़ एक्सक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं होगा तो वो हम बस माइनस कर देंगे। और बेसिकली वो हमेशा ही क्वेश्चन में वैसे ही करता है कि फिगर्स इंक्लूड करके ही देता है आपको, जो ये फिगर देता है उसमें इंक्लूड करता है कुछ चीज़ें जो कि आपको वहाँ पर माइनस करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 8 लाख और 4,50,000 माइनस कर दिया है, क्योंकि ये आइटम्स इस अमाउंट से सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसका फिर 1/5 लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हड़बड़ी में हम भूल से ये 40 लाख से पूरा ले लेंगे तो पूरा आपका किया हुआ मेहनत गया, बिकॉज वी नीड टू सी इट्स 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट, दैट इज 1/5 ऑफ 40 लाख, दैट इज 8 लाख विल बी एडेड। ठीक है, सो और कुछ बचा है, लेट्स सी, नहीं कुछ नहीं बचा है। तो अभी हम क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है कंप्यूट द मैट लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर अप्लाइंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंड AS, हमने कर दिया है वो चीज़, और हमें भी बताना है कि मैट कितना लाइबिलिटी हुआ वो बता देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, तो मैट लाइबिलिटी कितना हुआ, यहाँ पर 8 lakhs ऐड हो रहा है, तो कितना में ऐड हो रहा है, यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ हमने निकाला था 49,61,000, इसमें अब 8 lakhs ऐड हो गया है, तो ये हमारा हो जा रहा है कितना, लेट्स सी इट्स 57,61,000, ये हमारा हो जा रहा है टोटल। ठीक है, बुक प्रॉफिट एड लेस करने के बाद।
बुक प्रॉफिट फॉर मैट, ये हमारा निकल गया। अब उसमें हम अपना टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, आगे हम निकालेंगे 15% इस पर, 15% ऑफ ये, और वो जितना निकलेगा उस पर प्लस कर देंगे ऐड एच कर देंगे 4%। तो अब हमारा टोटल निकल जाएगा मैट लाइबिलिटी, जो कि कितना आ रहा है 8,09,8716 हो रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके 720 कर दिया गया है। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Assuming that the income tax under normal provisions of Income Tax Act for the assessment year 21-22 works out to be 7.20 lakh, compute the tax credit, if any, to be carried forward by the company, including the period up to which it will be available to be carried forward. तो ये बोल रहा है कि अगर नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स कितना है 7.20 लैक्स, नॉर्मल प्रोविजन देखिए अंडर मैट है इतना, नॉर्मल टैक्स है, टैक्स अंडर मैट, तो 7,20,000। तो अब हमें बताना है कि क्या कोई मैट क्रेडिट लेंगे, और अगर लेंगे तो वो कितने ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मैट में टैक्स कितना है इतना, नॉर्मल टैक्स कितना है ये, तो मैट का टैक्स जब ज़्यादा होता है तभी मैट क्रेडिट पिक्चर पे आता है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर टैक्स अंडर मैट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8,98,720 माइनस 7,20 कर देंगे, कितना हो रहा है 1,78,720, 1,78,720, यानी कि हो जाएगा मैट क्रेडिट। कितना हमने मैट के हिसाब से कितना ज़्यादा टैक्स पे किया है उतना हमें मैट क्रेडिट मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि मैट क्रेडिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए होता है, फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये भी कितना ये चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 21 फॉर द ईयर एंडेड 21, ये बनाया हुआ है मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 2021 है, चल रहा है। तो हम कितना हम देखेंगे 15 ईयर्स तक चलेगा, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो 2021-22 प्लस यहाँ पर दोनों तरफ 15 ईयर्स प्लस कर दीजिए, अब जान जाओगे, ये हो जा रहा है 2036-37 तक आपको असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कितना कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स। तो ये हमारा निकल गया 1,78,720 द मैट क्रेडिट। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार बना रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स वीडियो, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है, 3-4 महीना का गैप हो गया है क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाए हुए, वीडियोज़ ही नहीं आ रहे थे, तो फिर क्वेश्चन आंसर वीडियो भी कहाँ। तो अगर आपको लगता है क्योंकि बहुत एफर्ट्स जाता है ये वीडियो बनाने में, तो मुझे भी एक वैलिडेशन मिलना चाहिए कि ये जो बना रही हूँ आपको हेल्पफुल हो रहा है। तो मैं भी प्लीज़ जो भी ये वीडियो देखते हैं, जैसे कि आज लिमिटलेस ने मेंशन किया था मैट वीडियो के लिए, वैसे ही और भी बहुत सारे जनों ने किया था, अभी नाम याद नहीं है क्योंकि अभी जस्ट इनका कमेंट आया था तो इनका नाम याद है। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको हेल्प हुआ कि नहीं ये वीडियो से। और ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या है, अल्फा एंड बेटा टायर्स लिमिटेड, अल्फा एंड बेटा टायर्स, ये भी सेम वही इंडियस वाला ही है, ठीक है। तो एन इंडियन कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स इन आंध्र प्रदेश हैज़ अडॉप्टेड इंडियस ऑन 1 अप्रैल 2016 और फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, सेम चीज़ है। ये भी बहुत ही ईजी है, उससे भी ईजी है, कुछ इतना है नहीं। नेट प्रॉफिट दे दिया है एज पर P&L 20 करोड़ आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो उसके बाद हमें बाकी बताया है कि क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है। और अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है, फिर से हम देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर ये IBC, फिर से पिक्चर पे आ गया है। तो दैट मीन्स हम जानते हैं, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में देखे थे IBC आते ही मतलब बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों ही डिडक्ट होंगे, हम और जो लोअर ऑफ द टू करते हैं वो नहीं करेंगे। तो इस बोल के ही ये पॉइंट दिया जाता है। तो उसके नीचे जैसे दे दिया है बिजनेस लॉस डेप्रिसिएशन का अमाउंट एंड फर्दर बाकी भी वैसे ही दिया हुआ है इंडेस के पॉइंट्स। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो आइटम्स डेबिटेड और क्रेडिटेड में जो क्या लिखा है वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, 18 करोड़, उसमें 3 करोड़ जो डेप्रिसिएशन है वो है ऑन रीवैल्यूड एसेट्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 20 लाख, और TDS में डिले होने के कारण इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कितना का 20 लाख का, ये जो हमारा
इंटरेस्ट जो है हम जानते हैं कि इंटरेस्ट, ये जो हमारा प्रोविजन के पॉइंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, अगर यहाँ पेनल्टी लिखा रहता तो फिर इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये जो कि हमारा इंटरेस्ट पॉइंट है जो कि इंक्लूडेड है, तो इसे हम ऐड बैक कर लेंगे 20 लाख को। और डेप्रिसिएशन में हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ऐड बैक होता है। लेस क्या होता है? लेस होता है जो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन एसेट पे डेप्रिसिएशन। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो एक सेकंड हम देख ही लेते हैं। तो यही मेरे नोट्स हैं, देख लेते हैं। देखिए, ऐड हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन एज इट इज एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे केस में कितना दिया हुआ है? 18 करोड़। तो हम एज इट इज आगे डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 18 करोड़। फिर उसके बाद लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, यानी कि 18 करोड़ माइनस रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन कितना है? 3 करोड़, यानी कि लेस हो जाएगा 18 माइनस 3, दैट इज 15 करोड़ लेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इसलिए मैंने कहा है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, डू गो थ्रू द वीडियोज रिगार्डिंग द मैथ एक्सप्लेनेशन, आपका बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट आई हैव रिटन। बुक प्रॉफिट, ऐड डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, लेस डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। एज पर आर क्वेश्चन ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पर 18 करोड़ रुपए, लेस हो जाएगा 18 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 3 करोड़। 18 माइनस 3 दैट इज 15 करोड़ यहाँ लेस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है, ठीक है, आइटम्स क्रेडिटेड में है अब। तो आगे आगे का पॉइंट जैसे आता रहेगा डिस्कस कर लेंगे, तो साथ ही साथ हम बनाते हैं, अपना टेबल बनाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ मैथ टेबल। ठीक है, बाय अल्फा एंड बीटा टायर लिमिटेड अंडर सेक्शन 115 JB फॉर असेसमेंट ईयर, लिख दीजिएगा 21-22 पूरा। फिर तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट एज यूजुअल सबसे इजी काम लिख देना है। एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है? 20 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, 20 करोड़ मैं एक बार ऐसे लिख दे रही हूँ, पूरा कौन कितना जीरोस डालेगा। अब हमें इसमें ऐड करना है और लेस करना है। तो ऐड हम देखते जाते क्या क्या करना है। अभी भी हमने देखा डेप्रिसिएशन एज इट इज़ हम डाल देंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, 18 कितना था? करोड़। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो हमारा रिवैल्यूएशन वाला आएगा, तो वहाँ पर भी हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ हो जाएगा 18 करोड़ माइनस 3 करोड़ 15 करोड़। आई होप ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? ये कंप्लीट हो गया, ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट। हाँ, इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ TDS 20 lakhs, तो वो हम जानते हैं ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट चार्ज। हम जानते हैं इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूडेड है। क्या एक्सक्लूड होता है? अगर यहाँ पर पेनल्टी का चार्ज कोई आता है तो हम पेनल्टी नहीं लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है TDS के रेमिटेंस के लिए वो वाला आ जाएगा। तो कितना है? 20 lakhs है, नोट करिए, 20 करोड़ नहीं, तो 0.20 करोड़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है? अब आइटम्स क्रेडिट में आते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट हम देखेंगे जो कि आइटम्स क्रेडिट हुआ है। शेयर इनकम फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट इज AOP इन विच द कंपनी इज अ मेंबर, rupees 50 lakhs. The AOP is charged to tax at maximum marginal rate. वेरी इजी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तब। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो अल्फा एंड बीटा टायर लिमिटेड है वो एक AOP का मेंबर है, और हम अगर AOP को चार्ज होता है MMR पे, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे, अगर एक AOP चार्ज होता है तो उसका जो मेंबर है उसका शेयर एग्जेम्प्ट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है और बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है वो भी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि AOP को MMR से ही लिख दिया है ब्रैकेट में कि द AOP इज चार्ज टू टैक्स एट MMR। ये लाइन हमें बताता है कि यहाँ पर मतलब हमें इनकम नहीं लेना है। ये जो इसका ये जो मतलब यहाँ पर अल्फा एंड बीटा लिमिटेड है AOP का मेंबर, तो ये अल्फा एंड बीटा लिमिटेड का जो 50 लाख इनकम है तो ये एग्जेम्प्ट हो गया उसके हैंड्स में। क्यों? क्योंकि AOP को ऑलरेडी टैक्स कर लिया गया है। तो हम जानते हैं एक इनकम दो इंसानों को टैक्स नहीं कर सकते। अगर AOP उसमें ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है एट द हाईएस्ट पॉसिबल रेट दैट इज MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो यहाँ पर उसका जो मेंबर है उसको एग्जेम्प्ट मिलेगा। बट यहाँ पर क्या बोला है कि आइटम्स क्रेडिट कर दिया है, तो इस बोल के हम यहाँ से लेस कर देंगे एडजस्टमेंट में अपने। तो लेस इनकम शेयर फ्रॉम AOP से जो हमारा इनकम शेयर है 50 lakhs का, दैट इज 0.50 करोड़। 50 lakhs यानी कि 0.50 करोड़, ये हमारा लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट ऑफ 6 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो विड्रॉ होता है वो लेस हो जाता है, पर
कितना तक वो लेस हो सकता है, अप टू रीवैल्यूएशन एसेट में जितना पैसे होंगे। तो उससे पहले पॉइंट में हमने डिप्रिसिएशन जितना अप टू द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन एसेट। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर हमने देखा था कि रीवैल्यूएशन एसेट पे डिप्रिसिएशन कितना है, 3 करोड़ का है, और यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट कितना बोला जा रहा है, विड्रॉल बोला जा रहा है 6 करोड़। तो हम क्या ये पूरा 6 करोड़ लेस कर सकते हैं? नहीं, हम ये पूरा 6 करोड़ लेस नहीं कर सकते। हम कितना लेस कर सकते हैं? अप टू 3 करोड़, अप टू अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएड डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट्स। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो बहुत ईजी है। क्यों? मैंने क्या किया है अपने नोट्स में भी, नोट जैसे कि अभी हम ये विड्रॉल वाला चीज़ देख रहे हैं या डिप्रिसिएशन का देख रहे हैं, सब मैंने नोट्स दे के लिख दिया है, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ नोट्स में नंबर दे के लिख दिया है कि सारा पॉइंट जो है हम रिकैप्चुलेट कर लेंगे वापस से। तो ये वाला जो 6 करोड़ से ये पूरा डिडक्ट नहीं करेंगे, अप टू लिमिट है हमारा। तो लिमिट कितना है? अप टू 3 करोड़, यानी कि पूरा 6 करोड़ डिडक्ट नहीं होके हम सिर्फ डिडक्ट करेंगे, डिडक्शन इज ऑफ 3 करोड़, ठीक है, विड्रॉल से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, कितना हो जाएगा? 3 करोड़। आप यहाँ पर लिख दोगे ब्रैकेट में, इट विल 6 करोड़ है, बट इट विल नॉट एक्सीड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट दैट इज 3 करोड़, ऐसे करके आप ब्रैकेट में ये चीज़ लिख दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर बुक का लाइन भी हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, इस बुक में भी लिख दिया, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिख दिया 6 करोड़, टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट दैट इज 3 करोड़। तो यहाँ पर सिर्फ लेस कितना ही होगा? 3 करोड़ ही होगा, क्योंकि उतना ही हमारे डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन एसेट में कितना अमाउंट है, उतना ही है, 3 करोड़, तो उतना लेस कर देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ऐड और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड लेस में है ये खत्म, उसके नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में आता है, आइटम्स डेबिटेड क्रेडिटेड का सब हम लोग कर दिए। अदर इन्फॉर्मेशन में अब आईबीसी वाला आ गया, यानी कि हमारा लेस होगा ये वाला आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन। तो चलिए लेस कर देते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पूरा ही हो जाएगा और हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी पूरा ही हो जाएगा। तो हम कर देते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कितना है 3 + 5 करोड़ दैट इज 8 करोड़, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है 1 + 2 दैट इज 3 करोड़। टोटल बस हमें सिंपली आईबीसी में आ गया है, मतलब ही टोटल करके खाली लेस करना है, कर दिए, सबसे ईजी चीज़ था। अब क्या है, अब नेक्स्ट आ गया है आइटम्स क्रेडिटेड टू OCI विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, मतलब इन डेज वाला चीज़ आ गया है। तो यहाँ पर हम ये इसको आगे ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम आगे का लिखेंगे ऐड वो वाला चीज़ करके, आगे इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा टोटल हो जाएगा 18.20 करोड़, तो ये हमारा हो जाएगा 38.20 करोड़, और ये सब हमारा टोटल कर देंगे। ये हमारा कितना हो रहा है देख लेते हैं, ये हमारा हो रहा है 29.50, तो हमारा ये बैलेंस बचता है 8 करोड़ 70 लाख। ये हमारा हो गया नॉर्मल, अभी तक इंडेक्स पिक्चर में नहीं आया था, तो यहाँ तक हमारा ये निकला था, ये हमारा था। अब हम देखेंगे आगे इंडेक्स के हिसाब से क्या एडिशन क्या लेस करना है। तो हम लिख देंगे बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन 1, ये निकल गया। अब हम इसमें ऐड लेस करेंगे क्या, आइटम्स क्रेडिटेड टू OCI दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड टू। इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन का है ही नहीं, वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट ही खाली दैट विल नॉट टू बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, वो दूसरा वाला दिया नहीं, जैसे अनलाइक लास्ट क्वेश्चन जिसमें 2 टेबल दिया हुआ था कन्फ्यूज करने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे आइटम्स क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या दिया है। पहला दिया रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान 50 लाख, ठीक है, और दूसरा दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ PPE दैट इज 1 करोड़। तो सेकंड पॉइंट तो हम जानते हैं इग्नोर करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ कोई भी एसेट है हमें इग्नोर करना होता है, तो ये वाला इग्नोर सिंपली अब पढ़ते ही आपको इग्नोर कर देना है, इसको कुछ ही नहीं करना है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ नील दिखा दीजिएगा वो लिख के, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ PPE ऐसे करके यहाँ पर नील दिखा दीजिएगा कि आपको पता है कि ये वाला पॉइंट है, बट उसका आप एडजस्टमेंट दिखा रहे हो, नील है। और दूसरा क्या है, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो भी आप ऐसे ही लिखोगे, और उसका है 50 लाख, वो वाला 0.50 ऐड हो जाएगा। क्रेडिट अमाउंट हम जानते हैं ऐड हो जाएगा, अभी हमने देखा था, तो हम ये ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट ये कितना हो गया, ये हमारा 50 लाख ऐड कर देते हैं इसमें, ये हमारा हो जाएगा 9 करोड़ 20 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ। उसके बाद अब क्या पॉइंट है, अब हमारा ट्रांजिशन अमाउंट आ गया, लेस का कुछ नहीं है, डायरेक्ट अभी ट्रांजिशन अमाउंट आ गया है जो कि क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये भी ऐड होगा। ऐड कितना होगा, 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट, हमें पता है ये बात, 1/5 ऑफ ट्रांजिशन अमाउंट। तो हमारा काम क्या है, हमें निकालना है ट्रांजिशन अमाउंट क्या है, तो निकालते हैं ट्रांजिशन अमाउंट। ट्रांजिशन अमाउंट दिया हुआ है 5 करोड़
इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व ऑफ 50 लैक्स, हमें पता है कि हमें एक्सक्लूड कर देना है, माइनस करना है कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को, वो ट्रांजेक्शन अमाउंट में नहीं रहता है इंक्लूडेड, तो भाई हम कर देंगे 5 करोड़ माइनस 50 लैक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 4 करोड़ 50 लैक्स, तो 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ 4 करोड़ 50 लैक्स, तो ये हम कर देंगे 1/5 ऑफ 4 करोड़ 50 लैक्स, जो कि हो जाएगा 90 लैक्स। इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, तो जिससे कि हमारा टोटल आ जाएगा 10 करोड़ 10 लाख। ये आपको चीज़ पूरा करना है। कोई भी चीज़ ना, इसमें छोटा छोटा चीज़, एवरीथिंग काउंट्स फॉर अ मिस्टेक। जैसे कि अगर हम यहाँ पर भूल जाएं कैपिटल रिजर्व माइनस करना, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अमाउंट गलत निकल जाएगा। अगर ले लीजिए ट्रांजेक्शन अमाउंट सही निकाल दिया, फिर लेकिन 1/5 करना भूल गए, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ का ही मार्क्स रहता है। तो ये हमारा निकल गया बुक प्रॉफिट मैथ पर्पज़ के लिए, ये हमारा निकल गया बुक प्रॉफिट। अब इस पर हमको सिंपली क्या निकालना है, हमारा मैट निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, पहला बिट दिया है कंप्यूट मैट पेबल बाय द कंपनी, और दूसरा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मैट क्रेडिट एलिजिबल। अगर मैट क्रेडिट पूछा है तो नॉर्मल टैक्स पेबल वाला भी कुछ देना चाहिए। हाँ दिया हुआ है, 5th पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या आगे। इसको हम मैट कैलकुलेट करेंगे, 10 करोड़ 10 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 15% हो जाता है मैट, सिंपली हम जानते हैं मैट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी कि 15% ऑफ 10 करोड़ 10 लाख निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे इसमें, HC कर देते हैं, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में 10 करोड़ से ज़्यादा है बुक प्रॉफिट, तो हम क्या जानते हैं कि इस पर सरचार्ज ऐड हो जाएगा, क्योंकि बुक प्रॉफिट एक्सीड कर दिया है 10 करोड़, तो 12% लग जाएगा सरचार्ज। ये जो आपका टैक्स निकलेगा, फिर उस पर ऐड हो जाएगा 12% सरचार्ज, फिर इसमें ऐड हो जाएगा 4% HEC, तब आपका जाके फाइनल मैट लाइबिलिटी आएगा, जो कि कितना आ रहा है 1,76,46,720। ये हमारा फाइनल फिगर है। इसको हम यहाँ लिख लेती हूँ, ये है मैट के हिसाब से टैक्स एज पर मैट 1,76,46,720। अब नॉर्मल 5th पॉइंट में दे दिया है, नॉर्मल टैक्स पेबल कितना है, तो यहीं पर एक बार स्पेस हम लोग कर लेते हैं। नॉर्मल टैक्स है 73 लैक्स, 0.73 करोड़ यानी 73 लैक्स, और टैक्स एज पर मैट अभी हमारा क्या निकला, जस्ट अभी निकला 1,76,46,720। आप देख रहे हैं डिफरेंस, एक नॉर्मल टैक्स आप 73 लैक्स पे कर रहे हो, मैट के हिसाब से जो आप टैक्स पे कर रहे हो 1,76 लैक्स, तो मतलब कि मैट क्रेडिट ऑफकोर्स यहाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैट के हिसाब से हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो मैट क्रेडिट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये आप माइनस कर दोगे, तो आपका मैट क्रेडिट आ जा रहा है 1,03,46,720, जो कि कितना टाइप द कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 15 असेसमेंट ईयर्स तक। अगर पूछा भी, अगर लिखा भी नहीं होगा तब भी आप लिख दीजिएगा टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स, ये वाला मैट क्रेडिट। तो आई थिंक 12 क्वेश्चन के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो क्वेश्चन 13 14 के साथ ही वीडियो एंड करते हैं। बहुत एफर्ट्स किया है वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक मेंशन कीजिएगा कि आपके लिए वीडियो यूजफुल था, और लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट में पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।